मैथमेटिक्स की फर्स्ट लाइन होती है लेट द नंबर बी एक्स, माना कि वो नंबर x है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपने b क्यों लिखा? चूंकि नंबर तो एक है, तो आप लिख दीजिए ना लेट द नंबर इज x। अच्छा, वो मैंने कल माना था पास्ट में, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता कि लेट द नंबर वॉज x? और मान लीजिए दो नंबर मानने पड़े कि माना कि वो नंबर x और y है, तब भी लिखा जाता है लेट द नंबर्स बी x और y। क्यों नहीं लिखा जाता लेट द नंबर्स आर x और y? Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. This is the 20th video of verbs in English और इससे पहले मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, टाइम और टेंस पूरे पढ़ा चुका हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट है, एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वोकैबुलरी की भी अलग प्लेलिस्ट है जिसमें अभी तक कुछ वीडियोस रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस के अपलोडेड हैं, उनकी हिस्ट्री, एटमोलॉजी, ओरिजिन के साथ कि किस कहानी की वजह से इस इडियम या शब्द को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे के साथ किसी एग्जाम की तैयारी के लिए हैं तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियोस आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स के भी अपलोडेड है। एक बार उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ भी मेरी ऐप पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर। प्रेफरेबली फॉर एसएससी, सीजीएल, स्टेनो, सीपीओ, सीएचएसएल, यूपीएससी, सीडीएस या डिफेंस के एग्जाम्स के लिए आप मेरी ऐप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आइए जरा क्विक रिकॉल, जितनी चीजें हमने अभी तक वर्ब्स में पढ़ी। इन द वेरी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब्स आपको मार्क किया। सेकंड वीडियो में आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में काफी डिटेल में बताया। उसके बाद तीन वीडियोस में कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स के कुछ शब्द जो हम दैनिक बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं और एग्जाम में हमसे एरर डिटेक्शन में जरूर पूछे जाते हैं, वो डिस्कस किए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरी ऑक्सिलरीज कह दीजिएगा, बी, डू, हैव और इनकी फॉर्म्स और इनके प्रॉपर यूसेज को आपको अलग अलग वीडियोस में मार्क किया था। टॉकिंग अबाउट मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश, उनका इंट्रोडक्शन दिया और हर मॉडल को एक अलग सेपरेट वीडियो में उसके एग्जांपल्स और एरर डिटेक्शन के साथ आपको मार्क किया था। फाइनाइट सेक्शन से आए नॉन फाइनाइट सेक्शंस पर। नॉन फाइनाइट जहां पर के जेरेंट्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव्स की बात की, एक वीडियो में उनका इंट्रोडक्शन दिया था और पिछले दो वीडियोस में आपसे इन्फिनेटिव्स की बात की, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां फर्स्ट वीडियो में मार्क किया था कि इन्फिनेटिव क्या क्या तरह के होते हैं और क्या क्या काम वो इंग्लिश में कर सकते हैं, स्प्लिट इन्फिनेटिव, कंटीन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, ईटीसी, और इनके द्वारा क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। और लास्ट वीडियो में काफी सारे ऐसे शब्द आपको मार्क किए, प्रेफरेबली वर्ब्स, एडजेक्टिव या कोई भी जो अपने साथ इन्फिनेटिव फॉलो करते हैं और उनके अलग अलग पैटर्न्स के साथ में ही। आइए जरा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं काफी ऐसे शब्द जो अपने साथ बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करते हैं। आई रिपीट, काफी ऐसे शब्द जो अपने साथ बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करते हैं। बताया तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी था, उससे पिछले में जब इन्फिनेटिव्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि इनको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है, BARE, बेयर इन्फिनेटिव्स। एक बार वापस रिकॉल कर दूं बिकॉज ये वीडियो भी उन्हीं चीज का है। बेयर शब्द का मतलब नंगा हो जाता है और नंगा उसे कहा जाता है जिसके पास प्रोटेक्शन ना हो, कवर ना हो। वैष्णो देवी अगर हम कभी गए हैं या सुना होगा तो आप जानते होंगे कि नंगे पैर को भी बेयर फुट ही कहा जाता है। नंगे पैर बेयर फुट कहे जाते हैं जब उनके पास कोई प्रोटेक्शन ना हो। और ये V1 को प्रोटेक्ट कौन करता है? बिकॉज साधारण V1 होगी, उसके पहले अगर सब्जेक्ट लिख दिया जाए तो उसमें SES आ सकती है, पास्ट टेंस में V2 आ सकती है, फ्यूचर में उसके पहले विल और शैल आ सकते हैं। लेकिन अगर टू के साथ V1 को रख दिया जाए तो आप इसे किसी भी फॉर्म से चेंज नहीं कर पाते। काफी डिटेल में आपको समझा दिया था। अब जहां टू इसकी प्रोटेक्शन लेयर है जिससे कि V1 चेंज नहीं होती जस्ट बिकॉज ऑफ टू, अगर इस टू को हटा दिया जाए तो V1 चेंज हो जाती है। लेकिन काफी बार ये V1 फिर भी चेंज नहीं होती, तब भी इसको इन्फिनेटिव ही मार्क किया जाता है। बट हाँ, बिना प्रोटेक्शन के है तो इसको बेयर इन्फिनेटिव कह दिया जाता है। आई रिपीट, बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे एग्जांपल्स देकर प्रिसाइजली मार्क करना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि कौन कौन से शब्दों के साथ बेयर इन्फिनेटिव्स आते हैं
और उनको 2+V1 के सहारे भी कौन कौन से शब्दों से रिप्लेस किया जा सकता है। तो बहुत इजीली इन चीजों को मार्क कर पाऊंगा पेयरिंग में कि देखिए इसके साथ 2+V1, इसके साथ बिना 2 के V1, इसके साथ 2+V1, इसके साथ बिना 2 के V1 etc। एक झलक में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इन चीजों का कि कौन कौन सी वर्ब्स इंग्लिश में बिना 2 के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती हैं, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप इनको एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन आर मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश। अभी तक जो 4 रामबाण आपको पढ़ाए थे, जिनको जिक्र किया कि वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रीपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जी हाँ, रटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमेशा समझाया कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आइए जरा इसको ग्रामेटिकल सेक्शंस में रख लें आज जब इन्फिनेटिव की बात हो रही है। आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, he can do this, she can do this, we can do this, Ravi can do this, Mohan can do this, Ravi and Mohan can do this। आपने सब्जेक्ट चेंज किया, डू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने जेंडर चेंज किया, नंबर चेंज किया, डू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर पास्ट में भी बना लें, रवि कुड डू दिस, आई कुड डू दैट, तब भी डू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट नंबर जेंडर के हिसाब से चेंज नहीं होती है, उसे हमेशा इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो आइए आज से याद रखेंगे, दोनों शब्द बोलूंगा हमेशा। क्या पता कोई फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है या फिर पुराने व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे। ध्यान रखिएगा, जहां मॉडल के साथ V1 आती है, उस V1 को बेयर इन्फिनेटिव ही कहा जाता है। आज के बाद मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, मॉडल्स के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव फॉलो किए जाते हैं। बेयर क्यों और इन्फिनेटिव क्यों? बिकॉज बिना 2 के है और सब्जेक्ट नंबर जेंडर चेंज करने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव फॉलो किए जाते हैं। एक मेरी बचपन की डाउट थी, मैथमेटिक्स की फर्स्ट लाइन होती है लेट द नंबर बी x, माना कि वो नंबर x है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपने b क्यों लिखा? चूंकि नंबर तो 1 है, तो आप लिख दीजिए ना लेट द नंबर इज x। अच्छा, वो मैंने कल माना था पास्ट में, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता कि लेट द नंबर वॉज x? और मान लीजिए 2 नंबर मानने पड़े कि माना कि वो नंबर x और y है, तब भी लिखा जाता है लेट द नंबर्स बी x और y। क्यों नहीं लिखा जाता लेट द नंबर्स आर x और y? रीजन यही है कि लेट के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव्स फॉलो किए जाते हैं। हाँ, आपने कभी सोचा हो, ना सोचा हो, पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन कभी नोटिस करो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी एस नहीं है, प्लूरल के साथ भी नहीं है, पास्ट में भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं है, ये वर्ब चेंज नहीं होना चाह रही, तो जरूर इन्फिनेटिव की क्लास में आती होगी। जी हाँ, लेट द नंबर बी x इसीलिए लिखा जाता है बिकॉज लेट के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव्स आते हैं, और बेयर इन्फिनेटिव से मतलब है बिना 2 के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्रेश फॉर्म, बेस फॉर्म। अब जब आप इज लिखते हैं वेरिएटेड वर्जन है, एम लिखेंगे वेरिएटेड वर्जन है, आर लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, चेंज हो रही है ना। और इन्फिनेटिव की कहानी के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं होती। तो हमेशा हमने ये लाइंस बोली हैं, लेट मी गो, मी, लेट अस गो, लेट्स गो, अस, लेट हिम गो, लेट हर गो, लेट रोहन गो, लेट पूजा गो, ये ऐसा कुछ भी आप कहना चाहें, तब भी आप गो को चेंज नहीं कर पाते। अगर वो वर्ब चेंज नहीं होती है किसी के भी हिसाब से, तो हमेशा इन्फिनेटिव है। हाँ, 2 के साथ है तो प्लेन इन्फिनेटिव, और बिना 2 के है तो बेयर इन्फिनेटिव कह दीजिएगा। तो मॉडल्स के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आते हैं। एग्जाम्पल आप लिखित में देखेंगे, जस्ट एट अ ग्लैंस, सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। लेट के साथ भी हमेशा बेयर इन्फिनेटिव्स आते हैं। मेक एक कॉजेटिव वर्ब होती है, कॉज मतलब कारण। कोई एक्शन होने का जब कोई कारण बन जाता है, किसी कारणवश किसी से वो काम करवाया जाता है, फोर्सफुली भी काफी बार, तो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव वर्ब्स इंग्लिश में आती हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेक भी एक वर्ब होती है। आइए जरा 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। मैंने वहां पर साइन किए, आई साइंड देयर, मैंने वहां पर साइन किए, आई साइंड देयर। मैंने साइन खुद नहीं किए थे, उसने मुझसे साइन करवाए थे। He made me sign there. I repeat, he made me sign there. उसने मुझसे साइन करवाए थे। अब यहां पर उसने करवाए थे वो कॉज है, इसलिए he made me sign there, V1, flat V1। ऐसे स्टेटमेंट्स को मैं कोई ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, एग्जाम में एरर आती है इस बात की। इसको क्या बोलेंगे कि तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं समझ पाओगे, फ्लैट लाइन, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड।
तुम नहीं समझ पाओगे, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोई समझा भी नहीं सकता। अब एक चीज थी समझना खुद से, एक होता है समझाना, कोई दूसरा होगा जो आपको समझा पाएगा। ट्रांसलेशन, नो वन कैन मेक यू अंडरस्टैंड। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कोई कॉज नहीं है, कारण नहीं है, तुम्हें कोई समझा भी नहीं सकता। नो वन कैन मेक यू अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं समझा सकता हूं, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, आई कैन मेक यू बिलीव। वो टीचर ने बच्चों से 10 बार ऐसे लिखवाया, लिखा बच्चों नहीं था लेकिन टीचर कारण था जिस वजह से बच्चों ने वो ऐसे 10 बार लिखा। The students were made to write an essay by the teacher, or the teacher made the students write an essay in general. Make एक पॉजिटिव वर्ब है, make मतलब वैसे ही बनाना होता है, किसी काम को करवाने के लिए भी फोर्सफुली make इस्तेमाल करते हैं, और make के साथ हमेशा V1 लिखी जाती है बिना टू के, हालांकि पैसिव में 2 + V1 लिखी जाती है। ऐसे और शब्दों में verbs of sensation, see, watch, hear, feel, smell, etc. इनके साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हालांकि इनके साथ ing भी आ जाती है, जो मैं पार्टिसिपल्स के वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आपने सुना तो होगा, मैंने उसे आते हुए देखा, I saw him coming। इसको तो हम हिंदी से भी ट्रांसलेट कर लेते हैं कि I saw him coming, मैंने उसे आते हुए देखा, coming। काफी लोग नहीं जानते होंगे शायद, I saw him come भी सेम मीनिंग रखता है। I saw him come, हाँ जी बिल्कुल सही, bare infinitive। तो verbs of sensation के साथ जिनसे हम सेंस करते हैं, देखना, छूना, परसीव करना, सुनना, स्मेल करना, इनके साथ भी हमेशा V1 लिखी जाती है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मतलब मैंने आपको शायद कुछ कहते हुए सुना। I heard you say something, I heard you saying something, both are the same। मैं यहां भी लिख दूंगा, वहां भी लिख दूंगा। verbs of sensation के साथ participles भी आते हैं, bare infinitive भी लिखे जाते हैं। had better, अच्छा होता तुम कल वहीं चले जाते। You had better gone there, ना, you had better go there। had के साथ V3 आती है, बट had better के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। ऐसे कई सारे शब्दों को और देखेंगे। एक और वर्ड बोल लूं, हेल्प के साथ भी, हेल्प मदद करना किसी की, किसी काम में मदद करना या किसी काम को करने में मदद करना। हेल्प के साथ 3 वेरिएशन बनते हैं, जिनको मैं एक स्लाइड में लिख के प्रॉपर दिखा पाऊंगा आपको। हेल्प के साथ V1 भी आती है बिना 2 के, हेल्प के साथ 2 + V1 भी आती है, और हेल्प के साथ in + ing भी लिखी जाती है। I helped him write an essay, I helped him to write an essay, और I helped him in writing an essay। तीसरा वाला ऐसा लगता है जैसे हिंदी से एग्जैक्टली ट्रांसलेट कर दिया हो, मैंने उसे ऐसे लिखने में मदद की। I helped him in writing an essay। तो आइए जरा इन वर्ड्स को देखते हैं। काफी बोल लिया मैं, वापस बोर्ड पर एग्जाम्पल्स के सहारे स्टेप बाय स्टेप शब्दों की लिस्ट आपको मिल जाएगी। बट मैं मार्क करना चाहूंगा कि एक एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखूंगा जहां पर कि बिना 2 के V1 है, bare infinitive, और एक एग्जाम्पल लगभग सेम शब्दों के साथ जहां पर 2 + V1 है। होप सो उस तरह आपको बेहतर समझा पाऊंगा। आइए जरा कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। कोशिश है कि जैसा आपको कहा वही समझा पाऊं कि एक एग्जाम्पल इन्फिनेटिव के साथ 2 + V1 और एक एग्जाम्पल bare infinitive के साथ बिना 2 के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लगभग कन्वेइंग द सेम मीनिंग, पूरा सेम मीनिंग के साथ, जहां 2 शब्द जो अलग अलग इन्फिनेटिव लेकर लगभग सेम मीनिंग दे पाते हैं, वो पेयरिंग आपके सामने रखना चाहूंगा। द फर्स्ट वन, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूं ये काम तो, और आई एम एबल टू डू दिस, मीनिंग आपको सेम दिख रहा होगा। आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूं, I am able to do this। पढ़ाया भी था मॉडल्स के वीडियो कैन में कि कैन इज इक्वल टू बी एबल टू, कैन इज इक्वल टू बी एबल टू। कैन का मतलब ही होता है किसी काम को करने के लिए सक्षम होना, और कैन के वीडियो में कैन मार्क कर दिया था, आई कैन डू दिस बोलचाल से भी हम सब जानते हैं, और पिछले वीडियो में मार्क किया था आई एम एबल टू डू दिस या आई एम अनेबल टू डू दिस। आज मार्क कर पाऊंगा ग्रामर। कैन के साथ हमेशा बिना 2 के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, ही कैन डू दिस। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है
जिसके साथ SES वैसे तो लिखी जाती है लेकिन मॉडल की वजह से कभी भी SES नहीं लिखी जाती, तो मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, ये आपका बेयर इन्फिनेटिव है, जबकि सेम कहानी सेम मीनिंग लिया जा सकता है एबल और अनेबल शब्द से। आई एम एबल टू डू दिस एक बेयर इन्फिनेटिव है, एक आपका 2 + V1 सेम मीनिंग दे सकता है, तो दोनों का लगभग सेम मीनिंग है। आई कैन डू दिस, आई एम एबल टू डू दिस। मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो, परमिशन किसी से लेनी चाहिए, तो लेट मी गो, लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। मार्क कर दूं तो कैन के साथ यानी मॉडल्स के साथ हमेशा V1 है, जिनके साथ 2 + V1 है वो मैं पिछले वीडियो में डिटेल में दिखा चुका हूं। लेट मी गो देयर, अगर आप यहां अस लिखते हैं तब भी गो ही रहता है, लेट अस गो। हिम लिख दोगे सिंगुलर सब्जेक्ट तब भी रहेगा, लेट हिम गो। हर लिख दीजिएगा फेमिनिन जेंडर तब भी रहेगा, लेट हर गो। और पूरी दुनिया भी ऐड कर दोगे तब भी गो में ना तो SES लगेगा ना पास्ट में इसका V2 होगा। लेट मी वेंट देयर, लेट हिम वेंट देयर, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए जो लाइन अभी आपको बोली कि मैथमेटिक्स में जब किसी सेंटेंस को लिखा जाता है कि माना कि वो नंबर x है, क्यों नहीं लिखा जाता कि लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर आर x। अगर पास्ट की बात है लेट द नंबर वॉज x या लेट द नंबर वर x। उसका रीजन यही है जो आपके सामने है कि लेट के साथ हमेशा V1 आती है और इज, एम, आर, वॉज, वर वेरिएटेड वर्जन है, फ्रेश फॉर्म, बेस फॉर्म नहीं है। बेस फॉर्म कौन है? ये सारी फॉर्म्स बी की हैं, तो आपको खुद बी यहां पर मार्क करनी पड़ेगी। लेट द नंबर बी x इज द आंसर। लेकिन हां, बिना लेट के कई और भी शब्द हैं जो सेम काम कर सकते हैं बेयर इन्फिनेटिव के बिना। अलाउ मी टू गो देयर, तो जहां लेट के साथ डायरेक्ट V1 है बेयर इन्फिनेटिव, वहां काफी सारे शब्दों के साथ 2 + V1 से भी सेम मीनिंग लिया जा सकता है। होप सो क्लियर होगा। आई कैन डू दिस, आई एम एबल टू डू दिस। लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट के साथ हमेशा इन्फिनेटिव है। अलाउ मी टू गो देयर, अलाउ मी टू डू दिस, अलाउ मी टू हेल्प हिम, या ऐसी किसी भी स्ट्रक्चर के साथ। नरेशन में आपने भी पढ़ा होगा, कई बार हम इंपेरेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर, इनको हमेशा 2 + V1 से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही सेड टू मी गो, ही ऑर्डर्ड मी टू गो। He said to me drive slowly, he advised me to drive slowly. He said to me move on, he commanded me to move on। और ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर, तो एक बार मैंने सारे लिख लिए हैं। He ordered me, he asked me, he commanded me, he requested me, he advised me, और इन सब के साथ हमेशा 2 + V1 लिखी जाती है। He ordered me to go there, he asked me to go there, he commanded me to go there, he requested me to go there, he advised me to go there, etc। इनके साथ हमेशा 2 + V1 लिखी जाती है। लेकिन एक शब्द होता है बिड, BID। फेयरवेल के नहीं सुना होगा, बिड फेयरवेल। IPL के जब ऑक्शंस लगते हैं तब भी ये कहा जाता है फेयरवेल, सॉरी ऑक्शनिंग के लिए बिडिंग कही जाती है, जिसको बोली लगाना भी कह देते हैं। किस प्लेयर की कितनी रेट है, किसी मकान वगैरह के लिए भी जब हम कह देते हैं उसकी रेट इतनी है। सेकंड मीनिंग इसका होता है बिड, जो फेयरवेल के लिए मैंने इस्तेमाल किया, किसी को जाने के लिए कहना, या कह दीजिएगा किसी काम करने की आज्ञा देना। तो सीनियर्स की जब डिग्री हो चुकी है, वो चाहते हैं कि अब हम ये कॉलेज छोड़ के चले जाएं, जिंदगी भर उसी कॉलेज में नहीं रहेंगे, नौकरी भी करनी है, और आप उनको बड़ी प्यार से वो विदाई देते हैं, जाने के लिए कहते हैं, उसको हमेशा बिड कहा जाता है, बिड फेयरवेल। अरे खड़े क्यों हो, आइए ना, आइए आइए आइए। उसको मैंने आने के लिए कह दिया, भाई जाओ ना यार, क्यों खड़े हो यहाँ पर, जाने के लिए कह दिया, उसको हमेशा बिड कहा जाता है। और बिड की सेकेंड फॉर्म बेड है, जैसे फॉरबिड, मना करना, की सेकंड फॉर्म फॉरबिड हो जाती है, FORBADE। हालांकि उसका मीनिंग और इसका मीनिंग उल्टा है एक दूसरे का। ध्यान रखिएगा, बिड के साथ हमेशा 2 + V1 ना होकर बेयर इन्फिनेटिव्स लिखे जाते हैं। बिड के साथ जब उसका मतलब जाने के लिए कहना, आज्ञा देना या आने के लिए कहना होता है, तब उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ही बेड मी टू गो देयर, ना, ही बेड मी गो देयर, गलत है। ही बेड मी टू एंटर, उसने मुझसे आने के लिए कहा, अंदर आने के लिए कहा, गलत है। ही बेड मी एंटर इन जनरल। ध्यान रखना, ये वो कॉमन शब्द नहीं है जिसको हम स्पोकन में यूज करते हैं, डेली हमें टकराता होगा, ऐसा नहीं है। तो जो चीज नहीं जानते हैं वो ध्यान रखिएगा,
जो जानते हैं उनमें आपको क्लैरिटी मार्क कर दी। बोर्ड छोटा तो नहीं है, खैर काफी बड़ा है, लेकिन थोड़ा कम स्टेटमेंट्स एक स्लाइड में आ पाते हैं, तो इसको मिटा के जरा दोबारा लिखना चाहूंगा। इस स्लाइड से ध्यान रखेंगे, आई कैन डू दिस, ही कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, यू शुड डू दिस, वी विल डू दिस, या ऐसा कुछ भी। वैसे बेहतर होता अगर मैं यहाँ कैन के बदले सारी मॉडल्स मार्क कर लेता, आई कैन, शुड, विल, ऑट टू, ये जितनी भी हैं, डू दिस, उनके साथ आती तो V1 ही है, लेकिन एबल के साथ 2 + V1 आ सकती है। लेट मी गो, लेट के साथ इंफिनिटिव आते हैं, ध्यान रखिएगा, बेयर इंफिनिटिव, और बाकी शब्द अपने 2 + V1 ला सकते हैं। साधारणतः ही ऑर्डर्ड मी टू गो, एडवाइज्ड मी टू गो, बट ही बेड मी गो, he bade me enter, he bade me pass, जाइए ना, क्यों खड़े वहां पर, इनके साथ हमेशा bare infinitives लिखे जाते हैं। आप इसे लिखिए, नेक्स्ट स्लाइड। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। ये एक अच्छी कैटेगरी है इंग्लिश की, एक अच्छी कॉजेटिव वर्ब है इंग्लिश में, एक अच्छी वर्ब कह दीजिएगा, जहां पर कि किसी काम को किसी से करवाने के लिए क्या फ्रैक्शन बनेगा वो हमेशा मेक के साथ लिखा जाता है। हालांकि मेक के अलावा और भी कॉजेटिव्स होती हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है, तो इसको इसकी फंक्शनैलिटी के साथ देख लेते हैं, और थोड़ी सी डिस्टिंक्शंस भी बनती हैं जिनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आइए जरा ऊपर वाले एग्जाम्पल से देखते हैं। द फर्स्ट वन, आई साइंड देयर, मैंने साइन किए थे, जैसा आपको थोड़ी देर पहले समझाया, अभी डिटेल में, हाँ मैंने ही साइन किए थे, आई साइंड देयर। मैंने खुद साइन नहीं किए थे, उसने मुझसे साइन करवाए थे। साइन करना मेरा ही काम है, उसने करवाए तब भी करे तो मैं नहीं थे, लेकिन वो कारण था जिस वजह से मुझे साइन करने पड़े। ही मेड मी, अब ही मेड मी का मतलब यहाँ बनाना नहीं है कि उसने मुझे बना दिया, मैं कोई टॉय नहीं हूं कि जिसने मुझे बनाया था, पर मेक का मतलब कोई काम करवाना। कौन सा काम? जो काम यहाँ पर मेंशन है, किससे? इससे, तो ये किसी का ऑब्जेक्ट है, किसी के लिए सब्जेक्ट है, बट वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, इसीलिए हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है। साधारण ध्यान रखो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। ही मेड मी साइन देयर, उसने मुझसे साइन करवाए थे, ही मेड मी साइन देयर। इजी एग्जाम्पल मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, ना ना तुम नहीं समझ पाओगे, तुम छोड़ो, तुम समझ ही नहीं पाओगे। नो वन कैन मेक यू अंडरस्टैंड, तुम्हें कोई समझा भी नहीं सकता। या पॉजिटिव वे में, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा सकता हूं, सो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। जहां यहां मार्क किया कि मेक के साथ हमेशा V1 आती है, बेयर इंफिनिटिव, वैसे ही मेक के साथ हमेशा V1 आती है, बेयर इंफिनिटिव, अंडरस्टैंड। उधर आप कुछ नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टूड या ऐसा कुछ भी मार्क नहीं किया जा सकता है। यहां पर आप साइन में V2 नहीं लगा सकते वापस, कि पास्ट की बात है, ये खुद पास्ट में आ गया। मेक के साथ हमेशा V1 आती है, तो आप नहीं समझ पाओगे, कोई आपको समझा भी नहीं सकता, हालांकि मैं आपको समझा सकता हूं। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड दैट वे। टीचरों का तो काम होता ही यही है। टीचर ने बच्चों से ऐसे लिखवाया, एक नहीं 10-10 ऐसे लिखवाए। द टीचर ही मेड द स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे। टीचर ने बच्चों से ऐसे लिखवाया, लिखा बच्चों नहीं है, खुद से कौन लिखता है? टीचर्स का यही काम होता है, बस परेशान करते रहते हैं बच्चों को। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे। इफ यू से द स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे, तो बच्चों ने लिखा होगा। बच्चों ने लिखा नहीं था, टीचर ने उनसे जबरदस्ती लिखवाया था। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे। मेक के साथ हमेशा V1 लिखी जाती है, बेयर इंफिनिटिव, जो आपके सामने है। उसने हमें रुलाया, रोना हमें ही पड़ा था, हम ही रोए थे, बट खुद से नहीं रोए थे, किसी ने आपको रुलाया था और किसी ने आपको हंसाया था। हंसा आप ही थे, हंसे आप ही थे, लेकिन कोई कारण था जिस वजह से आप हंसे और कोई कारण था जिस वजह से आपको रोना पड़ा। He made us weep, उसने हमें रुलाया था। And she made me smile, you made me smile, आपने मुझे हंसा दिया, खुश कर दिया। इस केस में make के साथ हमेशा V1 लिखी जाती है, बेयर इंफिनिटिव, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। बट ध्यान रखिएगा, make के साथ पैसिव वॉइस में 2 + V1 आती है। काफी सारे शब्द जो एक्टिव वॉइस में V1 लेते हैं, पैसिव में 2 + V1 लेते हैं। मेक को डिस्टिंक्शन के तौर पे ध्यान रखिएगा। पैसिव वॉइस में, पैसिव एक रामायण सुनाई थी कभी, पैसिव मतलब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
जहां भी आपको बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, आंख बंद करके वो पैसिव वॉइस है। चाहे माफी अभी आपसे ट्रांसलेशन हो या ना हो, जैसे समझा ही सकता हूं आज की डेट तक, जो मुझे नया कोई देख रहा है, भाई आज की डेट तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया तब तक तो वॉइस नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आप अगर कुछ महीनों बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करना, वहां पर एक्टिव पैसिव वॉइस भी आ चुके होंगे फॉर श्योर। एक लाइन लिखी थी मैंने पैसिव वॉइस के तौर पर बी के वीडियो में, बिकॉज बी से ही डिराइव्ड होते हैं, कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, ये भी पैसिव है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब पैसिव वॉइस है। अब कई लोगों ने इस पर कमेंट लिखी है, सर ये पैसिव कैसे हो सकता है, आई एम इंटरेस्टेड तो एक्टिव है ना, मैं इंटरेस्टेड हूं। अरे भाई सिर्फ हिंदी करने से या ट्रांसलेशन करने से अगर ग्रामर बनती तो माफी बट हर कोई ग्रामरियन हो जाता, फिर सबको ग्रामर आने लगती। माना कि वो नंबर x है, सिंगुलर शब्द है, लगाइए ना लेट द नंबर इज x, आप ग्रामर क्रॉस नहीं कर सकते और डायरेक्ट हिंदी के शब्दों से उसको ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते। ग्रामर बहुत बड़ी चीज है अगर उसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखा जाए। तो वो कैसे एक्टिव है कैसे पैसिव है बात की बात है। हाल फिलहाल उसने हमें रुलाया था, हमें रुलाया गया था। आई वॉज मेड टू वीप इन जनरल, बस बी है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, बी मतलब SMR वॉज वर्ब कोई भी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव तो है। बट ध्यान रखिएगा पैसिव वॉइस में मेक के साथ टू प्लस V1 लिखी जाती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, कई बार कह दिया, पैसिव वॉइस में मेक के साथ टू प्लस V1 लिखी जाती है। उसने मुझसे साइन करवाए एक्टिव फॉर्म, हमसे साइन करवाए गए थे, I was made to sign there in general। इस पूरी स्लाइड पर सिर्फ एक ही चीज है, make as a causative verb जिसके साथ V1 आती है कोई एक्शन करवाने के लिए, अक्सर फोर्सफुली। एक्टिव वॉइस में जो अपने साथ V1 रखता है, फ्लैट V1, बेयर इन्फिनेटिव, बिना टू के V1, वो पैसिव में 2 प्लस V1 रखता है। तुम नहीं समझ सकते, मैं तुम्हें समझा सकता हूं, मुझ पर यकीन करो, आपको खुद करना है और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं। आई कैन मेक यू बिलीव। आप इसे लिखिए, नेक्स्ट स्लाइड। Have a look at this slide. क्वाइट ऑब्वियस बट थोड़ा सा ट्रिकी, जरा नोटिस कीजिएगा। और पहली और आखिरी लाइन, ये भाषा है और किसी भी लैंग्वेज में अपनी बात को कहने के कई तरीके होते हैं। सिर्फ एक रूल नहीं होता कि ये होता है तो ये नहीं हो सकता, ये होता है तो ये नहीं हो सकता। मैं तो हर वीडियो में कहते आ रहा हूं नॉन फाइनाइट्स के, नॉन फाइनाइट बहुत बड़ा सेक्शन है, मैं तो इतना सा जानता हूं साहब। लेकिन सच्चाई ये है कि काफी सारे शब्द इंफिनिटिव भी फॉलो करते हैं और काफी सारे शब्द जेरेंट्स या पार्टिसिपल यानी ING भी फॉलो कर सकते हैं। सम ऑफ देम मेंशन्ड एट योर स्क्रीन। आई सॉ हिम कम से ज्यादा फेमिलियर है आई सॉ हिम कमिंग, क्योंकि कमिंग मतलब आना और वो आते हुए देखा थोड़ा फील बेहतर दे देता है हिंदी में। माफ कीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं 100%। आई सॉ हिम कम जायज है। पहले सोचा था ना लिखूं, फिर बाद में सोचा लिख देता हूं। मान लीजिए कोई एक ही इस वीडियो को देख रहा है, मान लीजिए कोई नेक्स्ट मेरा वीडियो नहीं देखता है इन केस, तो एटलीस्ट उसके मन में ये ना जाए कि इन्होंने कम पढ़ा दिया, कमिंग भी होता है, तो भाई वो भी होता है, लिख दिया मैंने यहाँ पर। बट हाँ, जो लोग रेगुलर हैं, आप नेक्स्ट वीडियोस में पार्टिसिपल्स और जेरेंट्स के वीडियो में सेम एग्जांपल वापस पाएंगे जब मुझे हेडिंग पार्टिसिपल लिखनी पड़ेगी कि इनके साथ ING भी आती है। 2 वीडियो पहले एग्जाम्पल समझाया था, देखिए वापस वही लिखा हुआ है। तब बताया था कि इन्फिनेटिव आता है, आज दिखा रहा हूं पार्टिसिपल आते हैं, और आज क्या पाऊंगा कि आज इन्फिनेटिव दिखा पा रहा हूं, तब मैं आपको पार्टिसिपल मार्क कर पाऊंगा। तो हाँ, आई सॉ हिम कम बाखूबी सही है, आई सॉ हिम कमिंग बिल्कुल सही है। दोनों एक ही बात है लगभग, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ये गलत है ना वो गलत है। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के साथ सी, वॉच, हियर, फील, नोटिस, हियर, इनके साथ हमेशा V1 बिना टू के और ING वर्जन दोनों एक्सेप्टेड हैं। मैंने उसे आते हुए देखा, आई सॉ हिम कम, आई सॉ हिम कमिंग। कुछ कह रहे थे आप? मुझे लगा मतलब मैंने कुछ कहते हुए सुना था आपको। आई हर्ड यू से समथिंग, आई हर्ड यू सेइंग समथिंग, बोथ वेरिएशंस आर फाइन, बोथ आर एक्सेप्टेड। आई हर्ड यू से समथिंग, आई हर्ड यू सेइंग समथिंग। वॉच मी डांस, जब मैं लिखाता हूं, अभी लाइव सेशन तो है नहीं और लाइव भी होता तो आप सिर्फ कमेंट कर पाते, माफ कीजिएगा। पर कई लोग बोलते हैं वॉच माई डांस।
अरे भाई जो नहीं आता उसको बेहतर सीखिए। वॉच माई डांस तो 4 साल का बच्चा भी बोल सकता है, भैया प्लीज वॉच माई डांस, जरा मेरा डांस देखो। लेकिन वॉच मी डांस भी सही है, या डांसिंग वाला वेरिएशन, मतलब आप मुझे देखो डांस मत देखो। मैंने उसे देखा था आते हुए, खाते हुए, पीते हुए। मैंने आपको सुना था कुछ कहते हुए, और मैं आपको देखना चाहता हूं डांस करते हुए। आई रिपीट, मैंने आपको आते हुए देखा था, जाते हुए देखा था, कुछ काम करते हुए देखा था। मैंने आपको डांस करते हुए देखा था, मतलब देखा आपको ही था जब आप डांस कर रहे थे। तो व्हेन यू से वॉच माई डांस, 4 साल का बच्चा भी जानता है वॉच माई डांस, मेरा डांस देखिए। बट वो 4 साल का बच्चा बेयर इन्फिनिटिव्स तो नहीं जानता। आज से आप ध्यान रखिएगा कि वॉच के साथ भी हमेशा V1 आती है। वॉच मी डांस इज ऑल्सो करेक्ट, जहां मतलब है वॉच मी, आप मुझे देखिए एक गाना गाते हुए, वॉच मी सिंग अ सॉन्ग, वॉच मी डांस, यू आर वॉचिंग मी टीच। सर थोड़ा अजीब लग रहा है सेंटेंस, भाई ग्रामेटिकली सही है। यू आर करेंटली वॉचिंग मी टीच, या टीच इंग्लिश। इस वक्त आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हुए देख रहे हैं। आप अंग्रेजी नहीं देख रहे, आप मुझे ही देख रहे हैं, बट इंग्लिश पढ़ाते हुए। कभी म्यूजिक चैनल पे होंगे तो गाना गाते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आई सॉ हिम डू दिस, आई सॉ हिम डूइंग दिस। वॉच मी डांस, वॉच मी सिंग अ सॉन्ग, वॉच मी डू दिस और एनीथिंग लाइक दैट। तो वॉच माई डांस मत कहिएगा, वो सही है, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये भी सही है। आप मैच्योर हैं, इस बात का ज्यादा ध्यान रखिएगा। वॉच मी डांस, मुझे देखो डांस करते हुए। I felt someone touch my hand. मुझे लगा ऐसा किसी ने मेरा हाथ छुआ है, किसी ने कुछ टच किया है मुझसे। I felt someone touch my hand, यानी किसी ने मेरा हाथ छुआ है, ऐसा मुझे फील हुआ। Verbs of sensation, watch, hear, see, feel, notice, observe, इनके साथ हमेशा V1 और ing दोनों लिखे जाते हैं। I noticed him steal money. I noticed him stealing money. मैंने उसे पैसे चुराते देख लिया था। I noticed him steal money, पैसे चुराते हुए। I noticed him stealing money। Verbs of sensation के साथ दोनों अलाउड हैं। Verbs of बार बार कह दिया, verb of sensation यानी कि feel, notice, hear, see, watch, इनके साथ V1 आ सकती है बिना to के, और इनके साथ ing भी लिखी जा सकती है, माफी। So I noticed him steal money, I noticed him stealing money। हेल्प को भी ध्यान रखिएगा, इसके ये तीनों वेरिएशन इंग्लिश में अलाउड हैं, तीनों सही हैं। हर किताब में इतना मिलता भी नहीं है, माफ कीजिएगा। आई हेल्प्ड हिम डू समथिंग, आई हेल्प्ड हिम फाइंड अ जॉब, मैंने उसकी जॉब ढूंढने में मदद की। कोशिश तो ये आप में से कई लोगों की कर पा रहा हूं, जो आपकी अच्छी सी कमेंट्स आती हैं उनके सहारे। आई हेल्प्ड हिम टू फाइंड अ जॉब, जॉब ढूंढने में मदद की। और तीसरा वाला लगता है किसी ने हिंदी से इंग्लिश बनाई है। आई हेल्प्ड हिम इन फाइंडिंग अ जॉब, जॉब ढूंढने में उसकी मदद की। आई रिपीट, हेल्प के साथ तीनों स्ट्रक्चर्स अलाउड हैं। हेल्प के साथ आप V1 लिख सकते हैं, हेल्प के साथ 2 + V1 लिख सकते हैं, और हेल्प के साथ इन + ing वेरिएशन भी आ सकता है। अब सर कौन सा वाला प्रेफर करें? मान लो ऑप्शन में दोनों हुए, ऐसा नहीं होता, पेपर पढ़े लिखे लोग बनाते हैं। आजकल थोड़ा बस ये कह देता हूं कि हेल्प के साथ डायरेक्ट V1 ज्यादा प्रचलित है। आई रिपीट, हेल्प के साथ डायरेक्ट V1 इंटरनेट के आने से ज्यादा प्रचलित है। बाकी वैल्यू तीनों की ही बराबर है, तीनों सही होते हैं। आपको जो भी लिखा है, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है, SSC है, बैंक है, सबके लिए पढ़ा रहा हूं मैं, तो कोई कभी आपसे गलती मार्क नहीं, जब इंग्लिश में गलत नहीं है तो SSC बैंक कैसे गलत कर देंगे? SSC की खुद की इंग्लिश नहीं होती, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो ना SSC की है ना बैंक की है, इंडिया की भी नहीं है। आप मार्क नहीं कर सकते कि फाइंड गलत है, टू फाइंड सही है, या वाइस वर्सा। नहीं भाई, फाइंड सही है, टू फाइंड गलत है, नहीं ये तो गलत ही है ना। तीनों वेरिएशंस एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। लिखने का तरीका है, वेरिएशन पॉसिबल है। आई हेल्प्ड हिम फाइंड अ जॉब, I helped him to find a job, I helped him in finding a job is also possible। जैसे motivation helps you get your dreams, motivation helps you to get your dreams and motivation helps you in getting your dreams। जो आप सपने देखते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ उनको अचीव किया जा सकता है। To achieve, achieve in achieving is also a possibility। इस स्लाइड के सहारे दो चीजें मार्क की कि verbs of sensation के साथ V1 और ing दोनों आ सकती हैं। bare infinitive, participles in English, participles नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। और हाँ, हेल्प के साथ तीनों वेरिएशन पॉसिबल हैं। कुछ बुक्स में कुछ मिलता है, कुछ बुक्स में कुछ मिलता है। ईश्वर की दया से कुछ पढ़ा,
आपके सामने रख पा रहा हूं। तीनों वेरिएशंस 100% अलाउड हैं। आप इसे लिखिए, कुछ और देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। यप, ये वाले उतने कैजुअल नहीं है जिनको हम रोज बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, या देखते हैं कहीं पर भी, बट हाँ दे डू एग्जिस्ट, होते हैं और आप बुक से देख सकते हैं और कई लोगों ने कई बार इनको जरूर देखा होगा। आइए इनकी स्ट्रक्चर भी समझा देता हूं, जब इतना पढ़ा है तो ये भी मार्क कर देता हूं। इंग्लिश में काफी वर्ड्स लाइक हैड बेटर, वुड रादर, हैड सूनर, हैड रादर, ये वो सीन दिखाते हैं। हैड है, थोड़ा पास्ट की थीम लेके जाएगा, जो आपको करना चाहिए था, आप करते तो बेहतर होता, शायद आपने किया नहीं। कल रात आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए था, अच्छा होता अगर आप वहां नहीं जाते, बट आप चले गए। हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, कुछ ऐसी ही थीम दिखाता है। आइए जरा एग्जाम्पल देखते हैं। I had better leave that place. मुझे वहां से चले जाना चाहिए था। I had better leave that place. अच्छा होता अगर मैं वहां से चला जाता। ये कुछ इसका मीनिंग है। मैं प्रॉपर इसकी हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर सकता बिकॉज एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे भी नहीं पता, माफ कीजिएगा, और बनाने वाले क्या बनाते हैं उसके लिए मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूंगा, बट लगभग यही इसकी हिंदी होती है। I had better leave that place. मुझे वो प्लेस छोड़ देनी चाहिए थी और अच्छा होता अगर मैं वो जगह छोड़ देता। ये कुछ इसका ट्रांसलेशन होता है जिस बहाने आप समझ पाएंगे। बट जो शक्ल से दिखता है कि हैड है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। इनके साथ भी हमेशा बेयर इंफिनिटिव फॉलो किए जाते हैं। शी हैड रादर स्टे देन लीव। मैं तो कहता हूं कि वो रुक जाती तो बेहतर होता। अब किससे बेहतर? जाने से। जाने से, वहां छोड़कर जाने से उसका रुकना बेहतर होता। मतलब अच्छा होता अगर वो रुक जाती, बट वो रुकी नहीं, वो चली गई, तो उसके चले जाने से उसका रुकना बेहतर होता। She had better stay than leave. She had rather stay than leave in general. They had sooner stop than move. आपको जल्दी से रुक जाना चाहिए था। आप जल्दी से रुक जाते, आप तो आगे ही बढ़ गए, तो आगे बढ़ने से अच्छा होता कि आप वहां पर रुक जाते। You had sooner stop than leave. ये had के साथ नहीं है, had sooner के साथ V1 है, ये had rather के साथ V1 है और had better के साथ V1 ही मार्क की गई है। Similarly, I would rather stay at home than go out. बाहर जाने से अच्छा तो मैं घर पे रहना पसंद करूंगा। बेइज्जती से तो मैं मरना पसंद करूंगा। तुम्हारे साथ जाने से अच्छा तो मैं सोना पसंद करूंगा। I would rather sleep than go with you. I would rather stay at home than go out at night. रात को बाहर जाने से अच्छा तो भाई अपने घर पे बैठना बेहतर है। So I would rather stay. हालांकि आप इसको वैसे भी देख सकते हो, would के साथ भी stay आता है, बट ये लाइन मैं कहूंगा नहीं, बिकॉज अगर would के साथ V1 आती है एज अ मॉडल तो had के साथ थर्ड फॉर्म आती है, जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो इन सारी स्ट्रक्चर्स के साथ हमेशा V1 लिखी जाती है। I would rather stay देन गो आउट, मैं तो घर रुक जाऊंगा, बाहर जाने से अच्छा, से बेहतर, दैट वे। और देखने में अच्छा लग रहा होगा, ही हैड बेटर फॉलोड मी, उससे मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तो देखने में बहुत अच्छा है कि ही हैड बेटर फॉलोड मी, बट माफ कीजिएगा, ही हैड बेटर फॉलो मी इज गोइंग टू बी करेक्ट। आप हैड बेटर, वुड रादर, हैड सूनर, हैड रादर, इनके साथ हमेशा V1 ही मार्क करते हैं। और एक चीज आपने सुनी होगी, पैरेललिज्म। इधर V1 है तो कई बार इंग्लिश में कंडीशंस अप्लाइड में, ये नहीं कहूंगा हमेशा, बट काफी बार अगर यहां पर V1 है तो इधर भी फिर पैरेलल थीम में देन के साथ भी V1 लिखी जाती है। आई नो काफी ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन भाई एडवांस्ड चीजें हैं, नॉन फाइनाइट है, तो मुझे इस तरह बोलना पड़ेगा। थोड़ी आप प्रैक्टिस करें और एग्जाम्पल देखिएगा, आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी फॉर श्योर। कई बार देन के साथ जो वर्ब आती है वो पैरेलल होती है अपने पिछले शब्दों के। अगर पहले V1 है तो देन के साथ भी V1 आ जाएगी, ING है तो आगे ING आ जाएगी, पैरेलल थीम के हिसाब से। एक बार ध्यान रखिएगा, यू हैड बेटर लीव दैट प्लेस, आपको वहां से चला जाना चाहिए था, अच्छा होता कि आप वहां जाते ही नहीं, अच्छा होता अगर आप वहां से निकल जाते, समथिंग लाइक दैट।
आई हैड रादर स्टे देन लीव, उसे वहां रुकना चाहिए था ना कि वहां से जाना चाहिए था। वो अच्छा होता अगर वहां पर रुक जाती, बेहतर होता कि अगर आप लोग रुक जाते, आगे बढ़ने से अच्छा। मैं तो घर पे रहना पसंद करता हूँ, बाहर जाने से अच्छा तो मैं घर पे ही खाना पसंद करता हूँ। आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट, आई वुड रादर स्लीप देन गो विद यू, तुम्हारे साथ इस वक्त जाने से अच्छा मैं सोना पसंद करूंगा। आई वुड रादर स्लीप एंड आई हैड बेटर फॉलो मी, यू हैड बेटर फॉलो मी और ही हैड बेटर फॉलो मी। अच्छा होता अगर आप मेरी बात मान लेते, बट आपने नहीं मानी। हैड के साथ देखने में V3 अच्छी लगती है, बट हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर के साथ V3 नहीं, बेयर इंफिनिटिव V1 लिखी जाती है। आप इसे लिख सकते हैं, थोड़ी और बात करते हैं। कोशिश रही कि इस वीडियो के सहारे आपको बहुत सारे वेरिएशंस मार्क कर पाया, प्रिसाइजली उनके प्रॉपर यूसेज के साथ, कि कहां पर हम V1 यूज करते हैं, कहां पर बिना टू के V1 यूज करते हैं, कहां पर टू के साथ V1 यूज कर सकते हैं। और कई ऐसी स्ट्रक्चर्स जो देखने में अजीब लगती हैं बट सही होती हैं, कई ऐसी स्ट्रक्चर्स जिनको हम जानते ही नहीं थे कि बिड के साथ V1 भी आती है, ये कभी सुना ही नहीं था। बिड का मतलब मुझे तो सिर्फ बोली लगाना पता था। या फिर हैड बेटर, गो, हैड सूनर, ये तो सर कभी देखा ही नहीं है, बट जी हाँ एग्जिस्ट करता है, कभी तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो के सहारे मैं इन्फिनिटिव्स फिनिश करना चाहूंगा। काफी सारे इंग्लिश में जितने होते हैं, परफेक्शन ना मेरे पास है ना मैं कभी दे पाऊंगा, लेकिन हाँ जितना बेनिफिशियल था वो आपको सारा मार्क कर दिया। इंट्रोडक्शन के बाद 3 वीडियोस में, पहला जहां पर कि इन्फिनिटिव्स के टाइप और उनके फंक्शन मार्क किए, क्या क्या तरह से होते हैं और क्या क्या फंक्शन मार्क करते हैं। पिछले वीडियो में मार्क किया काफी सारी ऐसी वर्ब्स या एडजेक्टिव्स, एक पूरी लिस्ट जिनके साथ 2+V1 आते हैं, और वो भी वेरिएशंस के साथ। इनके साथ 2+V1 आते हैं, इनके साथ ऑब्जेक्ट के बाद 2+V1 आते हैं, इनके साथ 2+V1 भी आ सकता है, दैट क्लॉज भी आ सकता है, etc। और इस वीडियो के सहारे मार्क किया काफी ऐसे शब्द, लगभग सारे ऐसे शब्द जहां पर बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, और उन्हीं के बगल में लिखकर, क्योंकि ये मेरी डाउट होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव क्यों कहते हैं, भाई पार्टिसिपल्स को पार्टिसिपल क्यों कहा जाता है, इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, सिंपल को सिंपल क्यों कहा जाता है। जिन्होंने टेंस पढ़ा होगा, वीडियोस देखे होंगे, उनको पता होगा, ये सारे आंसर्स मैंने आपको मार्क किए थे। तो इसीलिए मैं जब पढ़ाता हूं या सीखा खुद से, तब ये देखा कि यार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक सेंटेंस वो जहां पर 2+V1 है, और एक सेंटेंस वो जहां बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिनिशिंग इन्फिनिटिव्स हियर। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्टिसिपल्स और जेरेंड्स का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि कैसे कैसे वेरिएशंस इन्फिनिटिव्स के बाद जेरेंड्स, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिहेविंग एज अ नाउन, और पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल्स अपने वेरिएशंस इंग्लिश में बना पाते हैं। फिनिश करने से पहले यही वर्ड्स कहना चाहूंगा कि आपको इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी बिना पूछे। रात को जागना पड़ता है, आई स्वेयर इट इज 4:12, 4:12 हो चुकी है रात की, लगभग सुबह हो चुकी है, हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी क्या करूं, अपलोड करने पड़ते हैं, वीडियोस मार्क करने पड़ते हैं। तो इस मेहनत को आप भी साक्षर लाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं है कभी भी, लेकिन थोड़ा पढ़िए लिखिए, देश के लिए अच्छा कीजिए, अपने लिए, खुद के लिए अच्छा कीजिए। बेरोजगारी वैसे ही बहुत आगे पहुंच चुकी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज, तो कुछ ट्रेंड भी ऐसे चालू हैं जहां पर कि बेरोजगारी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। मैं भी यही कहूंगा कि भाई जिन लोगों के साथ में रहता हूं, स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, कोचिंग पर, अनअकैडमी पर, या ऑफलाइन कह दीजिए, ऑनलाइन कह दीजिएगा, बच्चे ही ज़्यादातर मिलते हैं। और बच्चों की थीम देखकर नज़र आता है कि ड्रीम्स हैं इनके, जॉब चाहिए, हर परिवार को चाहिए इन जनरल। तो थोड़ा अच्छा पढ़िए, जो मुझसे मदद बन पाए आप मांग सकते हैं, कोशिश करूंगा सारी चीजें आपको दे पाऊं। लेकिन हाँ, अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर प्रीपोजिशन के वीडियो कब आएंगे कि एडवर्ब के वीडियो कब आएंगे, जो लोग लाइव देख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे, नीड नॉट आस्क। अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग्स होती तो मैं अपलोड कर चुका होता। ये रात को जाग जाग कर वीडियो बनाने पड़ते हैं, तब जाकर मैं कहीं एक वीडियो दे पाता हूं। तो इस चीज की भी वैल्यू रखिएगा और आप मेहनत करें, साथ में बहुत अच्छा करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरी तरफ से दिल से दुआएं। तो थोड़ा ये बेरोजगारी वाला टाइम हम हटाकर अच्छी मेहनत करके खुद को लिस्ट में रखेंगे, दिल से खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच आप सभी को, गॉड ब्लेस यू मेरी तरफ से। कपल ऑफ नोटिफिकेशंस फिनिश करने के साथ कि आप मेरे म्यूजिक चैनल पर मुझे मिल सकते हैं, जहां पर बहुत लंबे समय से कोई वीडियो नहीं डाला है, बिकॉज पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करूं तब तो म्यूजिक की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, बट कोशिश रहेगी बहुत जल्द एक वीडियो डालूं। जो लोग नए हैं चेक कर सकते हैं विद द सेम हैंडल, कपिल म्यूजिक बॉय, एक और चैनल है मेरे ही नाम से।
ट्विटर भी सेम नाम से है, कपिल म्यूजिक बॉय, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी सेम हैंडल है, कपिल म्यूजिक बॉय, आप चाहें तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अपनी डाउट्स पूछने के लिए, क्लासेस के नोटिफिकेशंस लेने के लिए या पीडीएफ्स वगैरह क्लासेस की देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेम हैंडल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। ग्रुप भी है, चैनल भी है, ग्रुप में अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं, चैनल में आप वीडियोस, क्लासेस के नोटिफिकेशंस वगैरह बाखूबी पा सकते हैं। फेसबुक पेज भी सेम नाम से है, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, और अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं इन द बैंकिंग स्ट्रीम। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे मिल सकते हैं शाम 7:30 बजे ऑन अ डेली बेसिस, जहां पर कि आप एक बार पे करके किसी भी एजुकेटर से कितने भी नंबर ऑफ आवर्स पढ़ सकते हैं। नीड नॉट पे अगेन एंड अगेन फॉर एवरी एजुकेटर आउट देयर। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप बैंक, एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी सब की तैयारी बहुत चीप रेट में कर सकते हैं। और एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सारे टीचर्स से आप बाखूबी पढ़ सकते हैं। और हाँ, सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज कपिल सर, KAPILSIR, और आप फ्लैट 10% डिस्काउंट पूरे अमाउंट का बाखूबी पा सकते हैं। फिनिशिंग इन्फिनिटिव्स हियर आपके सपोर्ट के साथ। Thank you very much for staying with me. Keep supporting, keep watching. This is Kapil Dev Sharma. Always welcome you to my YouTube channel, English by Kapil Dev Sharma. Thank you.